हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज कुमार यादव, डाइट प्रवक्ता शिक्षा शास्त्र, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान इटावा से। आज की क्लास में हम बात करते हैं अधिगम की प्रमुख शिक्षण विधियों के बारे में। कौन कौन सी वे विधियां हैं जिनके माध्यम से बालक बहुत शीघ्रता के साथ अपने अधिगम को प्राप्त कर लेता है, या हम कहें बालक बहुत शीघ्रता के साथ सीख जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि अधिगम यानी सीखना जो जीवन पर्यंत चलता रहता है, जिसके द्वारा हम कुछ ज्ञान अर्जित करते हैं, या हम कहें हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है, यही कहलाता है सीखना। किसी नए पाठ को या किसी नई क्रिया को बालक को सिखाना है या बालक उसे सीखना चाहता है तो हमें विभिन्न विधियों का प्रयोग करना चाहिए। बालक उस पाठ को या उस क्रिया को शीघ्रता से सीख लेता है। यह उस बात पर निर्भर करता है कि हम बालक को किस विधि के माध्यम से उस पाठ को पढ़ा रहे हैं या सिखा रहे हैं। देखिए, बालक जब विद्यालय में जाता है तो वहां का वातावरण, उसकी क्लास का वातावरण, क्लास का माहौल, या हमारी जो टेक्निक है पढ़ाने की या हमारा मेथड है जो पढ़ाने का, वो अगर उचित नहीं होगा तो बालक क्लास में अच्छी तरीके से शिक्षा ग्रहण नहीं करेगा, वह ऊब जाएगा। किसी नए पाठ या नई क्रिया को सीखने के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है, और इन विधियों का प्रयोग करके वह पाठ या वह क्रिया बालक शीघ्रता के साथ सीख जाता है। मनोवैज्ञानिकों के द्वारा कुछ प्रमुख विधियां बतलाई गई हैं जो अधिगम को उपयोगी और प्रभावशाली बना देती हैं। पहला है करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। यह विधि प्रकृतिवादियों की है। आपने पढ़ा होगा, जो प्रकृतिवाद है वो कहता है कि बालक को प्रकृति के सानिध्य में छोड़ दीजिए, प्रकृति उसे सब कुछ सिखा देगी, बालक स्वयं करेगा, अभ्यास करेगा और वह सीखता जाएगा। कहीं ना कहीं फ्रोवेल ने भी अपनी जो किंडरगार्टन पद्धति है उसमें इसी की बात की है कि बालक को करके सीखना चाहिए। करके सीखने की विधि में देखिए, जो भी कार्य बालकों को दिया जाता है उसमें बालक प्रत्यक्ष रूप से शामिल होता है, वह उस कार्य को करना चाहता है। जैसा कि हम जानते हैं, जब कोई बालक किसी कार्य में प्रत्यक्ष रूप से शामिल हो जाता है तो वह उस कार्य को पूरे मन के साथ, पूरे मनोयोग के साथ करना चाहता है, और उस कार्य को सीखने के लिए वह अपने उद्देश्य निर्धारित करता है और उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए योजनाएं बनाता है कि इस कार्य को हम किस तरीके से कर सकते हैं। भले ही वह उस कार्य में असफल हो जाए, भले ही उसे सफलता ना मिले, लेकिन चूंकि योजना उसने तैयार की है तो उसे मालूम रहता है कि उससे गलतियां कहां पर हुई हैं। वह उन गलतियों में सुधार करके उस कार्य को अच्छी तरीके से सीख लेता है। आज की शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली है, जिसमें प्रत्येक बालक को केंद्र में रखकर शिक्षा दी जाती है। इसी संबंध में एक चीनी लेखक थे, उन्होंने कहा है, जब हम सुनते हैं तो भूल जाते हैं, जब हम देखते हैं हम याद रखते हैं, जब हम करते हैं हम समझ जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं, जब हम कोई अधिगम केवल सुनकर प्राप्त करेंगे तो कुछ समय बाद उसे भूल जाएंगे। अगर उसे हमने देख के प्राप्त किया है तो हम याद तो रखेंगे, लेकिन वो हमारे अंदर स्थायी नहीं होगा। लेकिन अगर हम कोई अधिगम स्वयं करते हैं तो वह स्थायी हो जाता है हमारे अंदर, और हम उसे अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। दूसरी विधि है अनुकरण द्वारा सीखना, लर्निंग बाय इमिटेशन। अनुकरण द्वारा सीखने की विधि शैशवावस्था से प्रारंभ हो जाती है। देखिए, एक छोटे से बालक को आप देखिए, वह जो कुछ भी सीखता है वो कहीं ना कहीं अपने परिवार के सदस्यों के अनुकरण के द्वारा ही सीखता है। आपके घर में एक छोटा बालक होगा, आप जिस तरह की गतिविधि उसके सामने करेंगे वो उसको दोहराएगा। अनुकरण यानी दोहराना, उस चीज को उसी तरीके से दोहराने का वो प्रयास करता है। तो शैशवावस्था में बालक के द्वारा जो भी सीखा जाता है वो अनुकरण के माध्यम से ही सीखा जाता है। विद्यालय में बच्चे शिक्षक द्वारा जो भी गतिविधियां की जाती हैं, जो भी क्रियाएं उसे सिखाई जाती हैं, उसे वह अनुकरण के माध्यम से ही सीखता है। वह शिक्षक का अनुकरण करता है। और आप इस बात को इस तरह से समझें कि वह बालक जब घर में आता है तो आप भले ही कोई चीज समझाएं, आप कहें ये बेटा इस तरह से होगा, ये सही है, तो बालक आपकी बात नहीं मानता। वो कहता है कि मेरे सर ने इस तरीके से बताया है वो सही है, क्योंकि वह अपने शिक्षक का अनुकरण कर रहा होता है। उसे लगता है उसे जिस विद्यालय में उसके सर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है वो बिल्कुल सही है। हैगार्ड महोदय का अनुकरण का सीखने का सिद्धांत भी यही स्पष्ट करता है कि प्रत्येक बालक शैशवावस्था में अनुकरण के द्वारा ही ज्ञान अर्जित करता है। तीसरा है निरीक्षण करके सीखना, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। अगर बच्चे को कोई वस्तु दे दी जाए और कहा जाए इसे आप देखिए अच्छी तरीके से, तो वह देखता है, उसका निरीक्षण करता है। निरीक्षण के द्वारा कोई बच्चा जो भी अधिगम प्राप्त करेगा
वह कहीं ना कहीं उसके अंदर स्थायी हो जाए। इसका कारण यह है कि जब बालक निरीक्षण करता है तो वह उस वस्तु को छुएगा, स्पर्श करेगा, उसका प्रयोग करेगा और आपस में अपने दोस्तों के साथ उस वस्तु के बारे में चर्चा करेगा कि यह वस्तु किस तरीके की है। बालक उस वस्तु को समझने के लिए या हम कहें उस वस्तु का निरीक्षण अपनी एक से अधिक इंद्रियों की सहायता से करता है, तो वह ज्ञान उसके मन और मस्तिष्क में स्पष्ट अंकित हो जाता है और वह उसके अंदर स्थायी हो जाता है। निरीक्षण पद्धति की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि बालक को जिस स्थान पर ले जाया जाए निरीक्षण करने के लिए उसके बारे में पहले से बता दिया जाए, उसके बारे में योजना तैयार कराई जाए कि हम वहां पर भ्रमण करने जा रहे हैं और आप उसके बारे में पहले से अध्ययन कर लें। बालक जब उसके बारे में पहले से अध्ययन कर लेगा तो जब बालक वहां पहुंचेगा तो जाहिर सी बात है सब कुछ उसके लिए नया नहीं होगा, क्योंकि वो पहले से उसके बारे में पढ़ चुका होगा। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल में इस शिक्षण विधि का प्रयोग अवश्य किया जाना चाहिए, जिससे बच्चे सहजता के साथ सीख लेते हैं। नेक्स्ट है परीक्षण करके सीखना, लर्निंग बाय टेस्टिंग। इसके अंतर्गत बालक अपनी आवश्यकता के अनुरूप सामग्री का परीक्षण करते हैं तथा ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसे बच्चे एक गणित की किताब में गिनती पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं 1 2 3 समय। बालक के लिए वह गिनती इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती, वह केवल क्लास में एक तरीके से रट रहा होता है और बच्चों के साथ एक सुर में बोल रहा होता है तेज आवाज में 1 2 3 इस तरह से बालक बोल रहा है। उसे नहीं मालूम कि इसका यूज क्या है, इसका परीक्षण क्या है। लेकिन धीरे धीरे जब वह उसका परीक्षण करता है, जैसे मान लीजिए उसे आपने एक टॉफी दी और उसके दोस्त को 2 टॉफी दे दी, उसके दूसरे दोस्त को 3 टॉफी दे दी, तो बालक को कहीं ना कहीं मालूम होगा कि सर ने उसे ज्यादा टॉफी दे दी। बालक यहाँ बालक वह समझ जाएगा गिनती के महत्व को, वह दूर से पहचान जाएगा कि सर उस बच्चे को या उसके दोस्त को टॉफी ज्यादा दे रहे हैं, उसे कम दे रहे हैं। तो हम वहां पर परीक्षण करा सकते हैं कि देखो मैंने तुम्हें 1 टॉफी दी, उसे 2 दी और आपके दूसरे दोस्त को 3 टॉफियां दी। तो जब बालक इस तरह से परीक्षण करने लगेगा उन गिनतियों का अपने दैनिक जीवन में जो भी गतिविधियां होंगी, चाहे वो दुकान पे जाए या कोई सामग्री लेने जाए या कोई भी चीज हो, तो वह बालक अच्छी तरीके से सीखे और वह ज्ञान, वह अधिगम उस बालक के अंदर स्थायी हो जाएगा। विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन एवं नैतिक शिक्षा में इस विधि का प्रयोग किया जा सकता है। इस विधि के माध्यम से बच्चों में आत्मनिर्भरता का विकास होता है। बच्चा आत्मनिर्भर हो जाता है क्योंकि वह परीक्षण में स्वयं प्रयास करता है, जो भी स्थितियां उसके सामने आती हैं उनको समझने का। नेक्स्ट है सामूहिक विधियों द्वारा सीखना, लर्निंग बाय ग्रुप मेथड्स। सामूहिक विधियों द्वारा सीखना अधिक सहायक एवं उपयोगी होता है। इसमें बहुत सारी विधियों के माध्यम से बालक को अधिगम कराया जाता है। कॉल सैनिक का मत प्रसिद्ध है कि बालक को प्रेरणा प्रदान करने, उसे शैक्षिक लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता देने, उसके मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम बनाने, उसके व्यवहार में सुधार करने और उसमें आत्मनिर्भरता तथा सहयोग की भावना का विकास करने के लिए सामूहिक विधियां बहुत प्रभावशाली होती हैं। इन सामूहिक विधियों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहली है सम्मेलन व विचार गोष्ठी विधि, कॉन्फ्रेंस एंड सेमिनार मेथड्स। इस विधि में किसी विशेष विषय पर छात्र छात्राओं द्वारा विचार विमर्श, वाद विवाद एक निश्चित समय में करना होता है। हम कह सकते हैं कि इस विधि में एक टॉपिक या एक विषय वस्तु छात्रों को उपलब्ध करा दी जाती है और उनसे कहा जाता है कि इस पे आप अपने विचार रखें। कुछ लोग इस टॉपिक के पक्ष में अपने विचार देंगे और बाकी के लोग इस टॉपिक के विपक्ष में अपने विचार देंगे और तार्किक रूप से उस टॉपिक की विवेचना करेंगे। और यह याद रखा जाता है कि ऐसा टॉपिक दिया जाए जिसमें सभी की रुचि हो। इस विधि के द्वारा बच्चों में सामाजिक एवं भावात्मक गुणों का विकास होता है और बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जो निकल के सामने आते हैं। उस टॉपिक पर एक चर्चा होती है जिससे बालक उसके पक्ष के बारे में और उसके विपक्ष के बारे में अच्छी तरह से समझ जाता है। केवल वह किसी एक पक्ष का अनुसरण नहीं करता, बाद में वह बालक पक्ष में से और विपक्ष में से कुछ पॉइंट निकालता है और समझता है इस तरीके से क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। इस तरह बालक में दूसरे के विरोधी विचारों तथा सहनशीलता की भावना का विकास भी होता है। दूसरी है प्रोजेक्ट विधि या इसे कहते हैं योजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड। इस विधि का निर्माण किलपैट्रिक महोदय के द्वारा किया गया। देखिए इस विधि में प्रत्येक बालक अपनी व्यक्तिगत रुचि, ज्ञान और क्षमता के अनुसार
स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। इस विधि में बालक को समूहों में बांट देते हैं। सामूहिक रूप से कार्य करने के कारण उनमें स्पर्धा, सहयोग और सहानुभूति का भी विकास होता है। यह इस विधि का एक प्रमुख गुण है, क्योंकि इसमें शिक्षक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेगा। वह बच्चों का एक समूह बना देगा, टोली बना देगा और समूह से कह देगा आप अपनी इच्छा के अनुसार कोई प्रोजेक्ट तैयार कीजिए और उस प्रोजेक्ट वर्क को प्रस्तुत कीजिए हमारे सामने। शिक्षक को यह याद रखना है कि बालक जो भी प्रोजेक्ट का कार्य कर रहा है वह उसके स्तर के अनुसार हो और प्रोजेक्ट से संबंधित आवश्यक निर्देश शिक्षक को समय समय पर देते रहने चाहिए, ताकि बालक का जो प्रोजेक्ट का कार्य है वह आसानी से या कुशलता पूर्वक संपन्न हो सके। इस विधि में जो ज्ञान प्राप्त होता है बालक को वह स्थायी होता है, क्योंकि बालक ने स्वयं अपने प्रोजेक्ट का निर्माण किया होता है और कहीं ना कहीं यह विधि रटने की प्रवृत्ति को कम कर देती है। यह विधि बाल केंद्रित है और बच्चों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास करती है। तीसरी विधि है समूह अधिगम, ग्रुप लर्निंग, समूह अधिगम। देखिए, इस विधि में बालकों को एक समूह में बांट दिया जाता है और फिर प्रत्येक समूह से कहा जाता है कि आप किसी टॉपिक पर अपने विचार खुले मन से दीजिए जो आपको अच्छे लगते हो। तो बालक उसमें अपने व्यक्तिगत विचार खुले मन से सभी के सामने रखता है। इस विधि का प्रमुख उद्देश्य छात्रों को अपनी समस्याओं का स्वयं निराकरण करने के लिए प्रोत्साहित करना होता है। बालक स्वयं समाधान करता है जो भी समस्या उसके सामने उपलब्ध होती है। आवश्यकता पड़ने पर बालक शिक्षक से सहायता भी ले सकता है। समूह अधिगम विधि में छात्रों को इतनी स्वतंत्रता मिल जाती है अपनी समस्या का समाधान करने के लिए, जिसके फलस्वरूप वह अपने विचारों को पूर्णतः स्पष्ट रूप से रख सकते। आज हमने अध्ययन किया अधिगम की कुछ प्रभावशाली विधियों के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एवं कमेंट्स अवश्य करें। धन्यवाद।